हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और मैं आकाश रांगडाले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम देखने वाले हैं जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पहली वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो पदार्थ हैं उनका हमने विभाजन देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि जो पदार्थ हैं, ठीक है, जिनमें मिश्रण उसका एक मुख्य रूप है, उसका पृथक्करण आप किस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये कि आज की जो क्लास है उसमें हम अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? पर जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा वैज्ञानिक रहेगा, थोड़ा सा साइंटिफिक रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखो भाई, लिखा हुआ है कि जो मिश्रण के घटक हैं, है ना, जो मिश्रण है उसके जो घटक हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो पृथक्करण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो मिश्रण है ये होता क्या है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आप एक बीकर में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी स्याही डाल दीजिए, क्या बन गया भाई? मिश्रण बन गया। आपका जो दूध है वो एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है ना। पानी जो है उसमें आप रेत डाल दीजिए, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। आपने एक बीकर में, एक प्लेट में कपूर लिया पाउडर के रूप में, है ना, और उसको नमक के साथ मिला दिया, मिश्रण बन गया। आपने पानी में तेल मिला दिया, क्या बन गया भाई? विषमांगी मिश्रण बन गया। कहानी समझ में आ रही है? तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके से हम मिश्रण में पृथक्करण कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों में आज हम पृथक्करण देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए। तो देखो अब क्या दिया हुआ है भाई, ये कह रहे हैं कि आप जो है नीले अथवा काले रंग की जो स्याही है उसको पानी से अलग कैसे करोगे। कहानी समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे? आप एक काम करें, एक बीकर में आप पानी लीजिए, ठीक है, और उसमें होली खेलने वाला आप रंग डाल दीजिए। डाल दिया तो वो जो बीकर में पानी होगा वो उसी कलर का हो जाएगा जैसा रंग आपने उसमें मिलाया है। और उसको आप क्या करें? वॉच ग्लास में ले लें, क्योंकि उस पानी को, वो जो रंगीन पानी है उसको हम सीधे गर्म नहीं कर सकते। तो बात क्या हो रही है कि अब आपने वो जो होली का रंग है और पानी आपस में मिला दिया है, या फिर आप स्याही ले लीजिए जो पानी में मिल जाती है, उसको आपने आपस में मिला दिया है। अब आप उसको वॉच ग्लास में रखिए। अब ये क्या चीज होती है? तो देखिए, हम उसको सीधे गर्म नहीं कर सकते, हमें ऊष्मा तो देनी है पर डायरेक्ट नहीं देनी है। तो हमने क्या किया भाई, हमने जल लिया एक बीकर में और क्या किया, उसको नीचे से यहां से गर्म करना स्टार्ट किया। देखो ये देखो आपने जो है आग लगा दी और ये यहाँ से अब ये जो है ऊष्मा ऊपर की तरफ जाने लगी। अब ये ऊष्मा से क्या होगा, आपका जो वॉच ग्लास है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो स्याही है ना, उसके अंदर कौन सी चीज थी? तो भाई एक तो क्या था आपका, डाई थी, आप डाई बोल दीजिए या फिर स्याही बोल दीजिए। तो उसमें स्याही था, ठीक है, क्या था भाई? स्याही था, है ना। और कौन सी चीज थी? और साथ में क्या था? तो जल था आपका। तो क्या होगा, जब आप उसको धीमी आंच पर थोड़ी थोड़ी ऊष्मा देंगे तो जो जल होगा वो तो वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा और जो स्याही है वो यहीं पर अटक जाएगी। तो ध्यान से देखिए, तो क्या किया आपने, जो स्याही और जल का जो विलयन बना था, ठीक है, या जो मिश्रण बना था, आप समांगी है तो विलयन रहेगा, ठीक है, तो जो मिश्रण बना था उसको पृथक कर दिया। मतलब ये है कि कुछ नया हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम यदि वैसे गर्म नहीं करते, ठीक है, और वो जो बीकर है, जैसे एक बीकर ले लिया, अभी तो वहां पर आपने वॉच ग्लास में लिया हुआ है, भाई आप बीकर लेते, इसमें आप जल डाल देते, ये लो, ये हो गया पानी, ठीक है, और इसमें क्या डाल देंगे भाई? तो स्याही डाल देते हैं। चलो किसी भी कलर की हम डाल सकते हैं, तो हम डाल देते हैं नीले कलर की स्याही, है ना। ध्यान से देखिएगा, तो नीले कलर का तो जल हो गया आपका, दूसरे कलर की हम स्याही डाल देते हैं। हम डाल देते हैं लाल कलर की स्याही। देखो ये डाल दी, तो स्याही के जो कण होंगे ना स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे भाई? वो सब तरफ फैल जाएंगे। अब यदि आप इसको 5 दिन के लिए रख दोगे, बात समझ में आ रही है? अब यदि आप इसको 5 दिन के लिए रख दोगे वैसे ही, तो क्या होगा, जो जल होगा वो पूरा ऊपर उड़ जाएगा। कोई बड़ी चीज थोड़ी है। कहने का मतलब ये कि जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वही चीज हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है ना। तो क्या होगा भाई, जो जल होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो स्याही है वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्याही को जल से अलग कर सकते हो। क्या होगा? तो भाई क्या होगा भाई? पृथक्करण होगा। कहानी समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं कि दूध में से क्रीम कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, है ना, दूध मक्खन घी ये सारी बातें आज करने वाले हैं। तो अब क्या करने वाले हैं कि दूध जो है उससे क्रीम कैसे बाहर निकालते हैं,
इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में भाई जो दूध है वो दो तरीके से मिलता है, या तो आपके घर गाय है, भैंस है, वहां से मिल जाएगा, या तो फिर आप जो है सांची पार्लर से या फिर अमूल की डेयरी से दूध खरीदते होंगे। तो आपने देखा होगा अलग अलग रंग के पैकेट होते हैं दूध के। बात समझ में आ रही? तो बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अलग अलग रंग के दूध के पैकेट। तो हम सबका फेवरेट कौन सा है भाई? सबसे ज्यादा जिसमें क्रीम रहती है वो लाल कलर का रहता है। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा जिसमें क्रीम रहती है वो कैसा रहता है? लाल कलर का। अच्छा, कितने रुपए वाला? तो मान लेते हैं ये 28 रुपए वाला है। चलो ध्यान से देखो, 28 रुपए वाला है ना। मैं ये बताऊंगा कि इन सारे पैकेट में अंतर क्या है, हुआ क्या, इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है। अच्छा, लाल के बाद कौन सा आता है भाई? तो लाल के बाद एंट्री होती है फिर हरे वाले की। तो चलो ये ले लिया अपन ने हरा वाला दूध का पैकेट। ध्यान से देखो, तो ये हो गया भाई आपका हरा वाला दूध का पैकेट, है ना। हाँ ध्यान से देखो, तो लाल बना लिया, अब देखो हरा वाला बनाते हैं। चलो हरा बना लिया, बहुत बढ़िया। इसमें भी ऐसी डिजाइन बना देते हैं, सेम डिजाइन बना देते हैं, और कंपनी का जो नाम है, ठीक है, वो रख देते हैं MB। अब आप मुझे बताइएगा कि कंपनी का नाम मैंने MB क्यों रखा हुआ है, किस कंपनी का दूध है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद एक और बना लेते हैं हम लोग नीले कलर का, क्योंकि आपको पता है सॉरी, कि जो दूध है भाई वो कितने तरीके का है? तो वो 3-4 तरीके का पाया जाता है। तो फिर से जो है कंपनी का नाम क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा MB, है ना। बात समझ में आ रही है? इसके बाद एक और बनाते हैं भाई, किस कलर का? तो हम ले लेते हैं किसी और कलर का। चलो ये ले लिया हमने। तो ऐसे 4 पैकेट जो हैं वो दूध के पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 4 पैकेट जो हैं स्टूडेंट्स वो पाए जाते हैं, किसके भाई? दूध के पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो लाल वाला पैकेट रहता है दूध का वो 28 रुपए का आता है। हरा वाला जो है वो उससे थोड़ा सा कम आता है, मतलब कितना मान लें इसको? तो मान लेते हैं कि ये 26 रुपए का आता है। जो नीला वाला पैकेट है ये आता है 22 रुपए का। समझने के लिए सभी जगह पर ये अलग अलग हो सकता है। और ये जो पीला वाला पैकेट है ना स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं हम कितने रुपए का भाई? 20 रुपए का। अब सवाल पैदा होता है कि सब में जो है कितना था भाई? 500 ml दूध था। सब में जो है 500 ml दूध था, तो सर वैल्यू अलग अलग क्यों है? बात समझ में आ रही है? फिर एंट्री होती है रसायन विज्ञान की, और हमें पढ़ना होता है क्रीम को हमने निकाल लिया है किससे भाई? दूध से। तो ये जो इतनी हमने मेहनत की है ये सिर्फ ये समझने के लिए की है कि देखिए मात्रा सबकी इक्वल है दूध में। बात समझ में आ रही? दूध की जो मात्रा है वो हर पैकेट में एक जैसी है। बात समझ में आई? पर हुआ क्या? हुआ क्या? राइट, देखिए इसका जो मूल्य है वो ज्यादा है ना। इसका कम है, इसका कम है, इसका बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये कि जो पहला वाला दूध का पैकेट था उसके अंदर जो दूध है वो फुल क्रीम है, उसमें क्रीम है, उसमें तेल जो है, वसा है, वो बहुत ज्यादा है। फिर जैसे जैसे आपने वसा निकालते गए, जैसे जैसे आपने उसमें से वसा निकाली, वैसे वैसे क्या हुआ? देखिए उसका जो मूल्य है उसमें, उसका जो प्राइस है उसमें परिवर्तन आ गया। तो कहानी समझ में आ रही है? तो क्या किया गया? दूध में से क्या निकाला गया भाई? वसा निकाली गई। तो हम पढ़ रहे हैं दूध से क्रीम को अलग करना, यानी कि पृथक करना। ध्यान से देखिए, मथनी बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है ये? पृथक्करण है किसका? क्रीम का पृथक्करण है। किसमें से? दूध में से। तो फुल क्रीम दूध कौन सा होगा भाई? ये वाला होगा। और वो जो लास्ट में दिया हुआ है उसमें क्रीम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो मैक्सिमम उसका जो पार्ट है वो सिर्फ पानी है। कहानी समझ में आई? मतलब ये कि पृथक्करण बहुत ज्यादा जरूरी है अलग अलग प्रकार के जो दूध हैं उसको बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो अब आपने देखा होगा अपकेंद्रीय मशीन, क्या देखी होगी? अपकेंद्रीय यंत्र, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी कहते हैं, आप मथनी कहते हो जिसे। देखो ना, ये ऐसे ऐसे हम करेंगे, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसा दूध भरा हुआ है, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे जो है वो जो आपका मक्खन है, वसा है, वो ऊपर की तरफ जमा हो जाएगी बीच में। बिल्कुल आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो ऊपर की तरफ बीच में जमा हो जाएगी, फिर आप उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आपने क्या बाहर निकाली भाई? क्रीम बाहर निकाली। तो क्रीम का क्या किया? पृथक्करण कर दिया। कहानी समझ में आ रही है? तो आगे से याद रखिए, यदि आपको चाय गाढ़ी बनानी है तो आप कौन सा वाला दूध उपयोग करेंगे भाई? लाल पैकेट वाला, ठीक है। और यदि आपको चाय जो है वह वही बनानी है तो फिर आप कौन सा उपयोग करेंगे भाई? जो पीला पैकेट होता है, या आपका जो आपका नारंगी पैकेट होता है वो वाला। कहानी समझ में आ रही है? तो देखिए रंग बदल गया, मतलब ये कि उसके अंदर जो क्रीम की मात्रा है वो भी बदल गई। ठीक, तो क्या किया? दूध में से जो क्रीम है उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो जो मूल्य है, जो कीमत है, जो प्राइस है, उसमें क्या आ गया भाई? वेरिएशन आ गया। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी पृथक्करण के 2 भाग हमने देखे। हमने
पानी और स्याही को अलग किया और दूध में से क्रीम को अलग किया। अच्छा, इसके कुछ एक और एप्लीकेशंस हैं, कुछ और उपयोग हैं पृथक्करण के। जैसे आपने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर जो ड्रायर होता है, शुष्कक, राइट, वो बहुत तेजी से ऐसे घूमता है। तो उससे क्या होता है, वो जो पानी या जल वाष्प होते हैं, पानी होता है जो, ठीक है, वो उसमें से बाहर निकल जाता है। तो जब आप कपड़े को निचोड़ते हो तो भी आप वो जो कपड़ा है और पानी है उसको पृथक ही तो करते हो। कहानी समझ में आ रही है? तो हम पढ़ रहे हैं पृथक्करण। हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? पृथक्करण। कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़िया से नोट कर लें, ठीक है, और आगे से ध्यान रखें। जैसी क्वालिटी वैसी कीमत। कहानी समझ में आ रही है? जैसी क्वालिटी वैसी कीमत। क्लियर? चलो अब देखो, अब कह रहे हैं भाई कि दो अघुलनशील द्रव हैं, उनके मिश्रण को आप क्या करना चाहते हो? पृथक करना चाहते हो। मतलब ये कि आपने पानी में मिला दिया तेल को और आप कहते हो कि आप पृथक कैसे करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, अघुलनशील है। देखो ये पानी हो गया आपका, ये जल हो गया आपका, और ये मिट्टी का तेल हो गया। जल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप इसको डालेंगे पृथककारी कीप में। किसमें डालेंगे? पृथककारी कीप में। जैसे ही आपने इसको पृथककारी कीप में डाला तो आप ये जानेंगे कि भाई जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे है और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर की तरफ है। तो आप क्या करेंगे? आप यहां से ये जो कॉक है इसको धीरे से घुमाना स्टार्ट करेंगे। पृथक्करण करना है ना जल का, किससे? मिट्टी के तेल से। कैसे करोगे? तो जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे धीरे धीरे जो जल है वो कहां आने लगेगा? नीचे की तरफ आने लगेगा। तो जल आने लगा नीचे नीचे नीचे। जब आप यहां जल का पूरा लेवल जब खत्म हो गया तो जल चला जाएगा यहां से बाहर और ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा भाई? मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। मतलब ये कि आपको यदि सॉरी अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पृथक्करण कीप चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उसमें पृथक्करण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये कह रहे हैं कि नमक और कपूर जो है उसके मिश्रण को कैसे पृथक करोगे भाई? बात समझ में आ रही है? नमक और कपूर का जो मिश्रण है उसको कैसे पृथक करोगे? तो भी क्या किया गया भाई? नमक भी सफेद है, कपूर भी सफेद है, दोनों का पाउडर बना दिया गया और आपस में मिक्स कर दिया गया। तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कण जो है वो नमक का है और कौन सा जो कण है वो कपूर का है। बात समझ में आ रही है? तो फिर आपने क्या देखा था कि जो कपूर होता है उसमें सीधे क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। मतलब कि जो नमक होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां पर क्या किया है? देखो ध्यान से देखो, कपूर तथा नमक का मिश्रण बना दिया गया है। चलो सफेद कलर का ये बना देते हैं। ये देखो कपूर तथा नमक का क्या बना दिया गया है स्टूडेंट्स? मिश्रण है। अब यदि आप इसको नीचे से क्या करते हैं? गरम करते हैं। यदि आप इसको नीचे से ऐसे गरम करते हैं, चलो आग भी बना देते हैं। ये बना दी आग, ये बना दी आग, ये बना दी, चलो ये एकदम ज्वाला बना दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये लो, चलिए आपने यदि इसको नीचे से गर्म किया तो क्या हुआ भाई? आपको पता है कि जो कपूर है वो ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैसीय अवस्था में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नमक जो है वो ठोस से गैस में सीधे परिवर्तित नहीं होता। जैसे जैसे आप ऊष्मा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? जो नमक है वो तो वहीं रह जाएगा, पर जो कपूर है ना, जो नमक है वो वहीं रह जाएगा, पर जो कपूर है स्टूडेंट्स वो क्या होगा भाई? तो वो धीरे धीरे ये रुई के बीच में से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाएगा। मतलब ये कि यदि आप यहां पर खड़े हैं, मान लेते हैं कि ये आप हैं, बात समझ में आ रही है? तो फिर वो वहां से निकलेगा, वो कौन सी अवस्था में आ चुका है भाई? गैसियस अवस्था में आ चुका है, गैसीय अवस्था में आ चुका है। तो फिर वो आप यदि यहां खड़े हैं तो आपको भी बिल्कुल उसकी जो गंध है वो आप तक पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये कि आप बिना गर्म किए नमक और कपूर को अलग अलग नहीं कर सकते। तो नमक वहीं रह जाएगा और जो कपूर है वो ऊर्ध्वपातन के कारण वहां से बाहर निकल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो चार चीजों का हमने पृथक्करण देखा। हमने पानी में से स्याही का पृथक्करण देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो दूध है उसमें से क्रीम कैसे बाहर निकालते हैं, और ऐसे द्रवों का देखा जो कि अघुलनशील हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल और पानी। और अभी हम देख रहे हैं आपका कपूर और नमक के मिश्रण में से आपका जो कपूर है उसको कैसे बाहर निकालोगे आप? तो भी आप ऊष्मा दीजिए, कपूर जो है वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में आया, उसका ऊर्ध्वपातन हुआ और वो बाहर निकल गया। तो कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि अब हम किस मिश्रण को जो है उसका पृथक्करण करने वाले हैं।
ठीक है, तो आप क्या करें, आप दो स्याही ले लें। ठीक, तो आपने कौन से कलर की ली, तो भैया आपने एक लाल कलर की ले ली। ठीक है, पहली जो स्याही है वो आप लाल कलर की ले लें, ठीक है ना, और दूसरी जो स्याही है वो आप नीले कलर की ले लें। चलिए देखिए, तो नीले कलर की आपने स्याही ले ली। अब लाल और नीले को आपने आपस में मिला दिया। ठीक, अब जब लाल और नीले को आप आपस में मिलाएंगे तो सामान्यतः ऐसा होता है कि बहुत सारे कलर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें जो है वो ब्लैक कलर जैसा मिलता है, मतलब काला कलर मिल गया। ठीक है, तो आपने लाल लिया, नीला लिया, उस स्याही को आपने एक जगह पर मिला दिया और वो कैसा बन गया भाई, जो है सब काला कलर बन गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए एक पेपर लीजिए, ये पेपर ले लिया आपने और यहां पर एक पेंसिल से लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच दी। अब क्या करना है, ये यहां पर वो इंक का स्पॉट रखना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो वो इंक जो थी वहां पर आपने लाल और नीले को मिलाया था, उसको आपने यहां पर रख दिया। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो भाई क्या किया गया, एक जार लिया गया, ध्यान से देखिए, एक जार लिया गया ऐसा, एक जार लिया गया ऐसा, है ना, और इस जार से ये जो पट्टी आपने बनाई थी इसको आपने मिला दिया। ध्यान से देखिएगा, ये जो पट्टी थी इसको आपने यहां पर ऐसे अटका दिया। और ज्यादा क्लियर कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, ग्लास का जार लिया, है ना, उसमें आपने ये पट्टी जो है ये वाली ये लगा दी, इसमें ये यहां पर इंक है भाई। ठीक है, और क्या किया आपने, सिर्फ इस लेवल तक पानी डाला, कहां तक, यहां तक, है ना, आपकी पट्टी यहां तक थी तो आपने पानी डाल दिया। ध्यान से देखिए, तो इस लेवल तक आपने पानी डाल दिया। अब क्या होगा, जो कांच है, कांच के अंदर ये जो कागज की पट्टी लगी हुई है ना, अब इससे जो पानी है कहां जाएगा भाई, ऊपर चढ़ना चालू करेगा। अब हम ये जानते हैं कि हर रंग का जो जल है उसमें जो घुलनशीलता होती है वो अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, अब जब ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी जब ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि लाल की घुलनशीलता ज्यादा हो और नीले की जो घुलनशीलता है वो कम हो। बात समझ में आ रही है। हो सकता है लाल की घुलनशीलता ज्यादा हो तो वो ज्यादा देर तक पानी के साथ बनी रहेगी, और नीले की घुलनशीलता यदि कम है तो वो कम देर तक पानी के साथ बनी रहेगी। मतलब ये कि ये हमें कैसा दिखेगा भाई, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नीला जो है वो पानी के साथ थोड़ी देर तक ऊपर तक जाएगा, है ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये ऐसा देखो, नीला जो है वो पानी के साथ, क्योंकि पानी ऊपर चल रहा है ना, तो पानी के साथ नीला इस तरीके से दिखेगा ऐसा, और जो लाल है वो ज्यादा देर तक दिखेगा ऊपर ऐसा। खाली समझ में आ रही है। तो बहुत ही आसान बात है। तो क्या किया, दो स्याही आपने ली अलग अलग कलर की, उनको आपस में मिलाया तो आपको कौन सा कलर मिला भाई, काला कलर मिला। ध्यान से देखिएगा, कौन सा कलर मिला, काला कलर मिला। ठीक है, अब वो काले कलर को आपने यहां पे लगा दिया और उसके बाद आपने एक पेंसिल से लाइन लगाई, उस पर काले कलर की इंक डाल दी। अब क्योंकि लाल और नीले को मिला दिया है, काला कलर बन गया है, अब आप चाहते हैं कि वो जो अलग अलग स्याही है उसका क्या कर सकते हैं हम, पृथक्करण। भाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो पानी जब ऊपर जाएगा तो अपने साथ इंक को भी लेकर जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से हो सकता है जो लाल इंक है वो पानी में ज्यादा घुलनशील है, तो जल में जो इंक ज्यादा घुलनशील होगी वो ज्यादा ऊपर तक जाएगी, जो कम घुलनशील होगी वो पहले छूट जाएगी। इसका मतलब ये कि जो आपका सॉरी इसका मतलब ये कि जो लाल वाली इंक है ना वो बहुत ऊपर तक जाएगी और आपकी जो नीली वाली इंक है वो नीचे तक ही रह जाएगी। तो आपको इस तरीके से जो है मिलेगा आपका डायग्राम। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोम यानी होता है कलर, तो ये जो पूरा टॉपिक है ना इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्यों, क्योंकि क्रोम यानी होता है कलर, इसलिए आपने देखा गूगल क्रोम 4 कलर बने रहते हैं उसमें, ध्यान से देखिए, है ना। तो बात समझ में आ रही। तो ये थी आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्यों उपयोग की जाती है, ठीक है, तो चीजों को पृथक्करण के लिए उपयोग की जाती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए, अब ये कह रहे हैं भाई दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। पहले हमने देखा था कि अघुलनशील द्रव यदि हैं तो उसको कैसे अलग करेंगे। अब देख रहे हैं कि घुलनशील द्रव जो है उसको आप कैसे अलग करोगे भाई। बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखिए, एक बार वो देख लेते हैं हमने क्या देखा था इसके पहले। ध्यान से देखो, हमने देखा था अघुलनशील। पहले हमने देखा था ऐसे दो द्रव हैं जो कि अघुलनशील है और उनका मिश्रण है, उनको अलग करना। अब हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि भाई अब जो द्रव है आपके उसका मिश्रण बना हुआ है और कैसे हैं दोनों, घुलनशील है। तो अब घुलनशील हैं तो पृथक्कारी गीप से वो अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने पहला जो द्रव लिया है वो लिया है एसीटोन, यानी कि क्रियात्मक समूह जो है वो इसका कीटोन है, और जो दूसरा लिया है ना वो है जल। ठीक है, अब ये जो एसीटोन होता है इसका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है,
भाई कितना होता है, तो लगभग 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बात समझ में आई, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जल का कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कहानी समझ में आ गई, एसीटोन का कम होगा, जल का जो क्वथनांक है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। अब दो घुलनशील द्रव लिए थे आपने, कौन से, तो एक था एसीटोन और दूसरा था जल। ठीक, अब दोनों को आप अलग नहीं कर सकते पृथककारी कीप से, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा, दोनों का रंग जो है वो भी एक जैसा ही है, तो आप अलग नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो आप लेंगे आसवन फ्लास्क, मतलब आप एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसको हम बोलते हैं आसवन फ्लास्क। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो क्वथनांक है वो अलग अलग है, दोनों का जो क्वथनांक है वो अलग अलग है। अच्छा, क्वथनांक क्या है भाई, तो ऐसा तापमान या ऐसा बिंदु है जिस पर कोई भी जो द्रव है वो द्रव अवस्था से किस में आ जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। बात समझ में आ रही है, तो कैसे होगा देखिए लिखा तो है जल तथा एसीटोन का विलयन। अब जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा भाई, तो जब आपका तापमान कितना पहुंचेगा, 51 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, उस टाइम पर आपका जो एसीटोन है वो क्या होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा। जो एसीटोन है वो क्या होने लगेगा, वाष्पीकृत, और जल वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो एसीटोन है किस तापमान पे, 51 डिग्री सेल्सियस पे वो वाष्पीकृत हुआ, उसके जो वाष्प हैं वो इधर से निकलना चालू हो जाएंगे। देखिए यहां से ऐसे जाना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब भाई एसीटोन जो है वो वाष्प के रूप में है और हमें जो है वो द्रव के रूप में चाहिए। तो वाष्प को यदि द्रव बनाना चाहते हो तो वाष्प को किसी ठंडी चीज के बीच में से लेकर जाइए। तो देखिए यहां से आपका एसीटोन जा रहा है, इस नली से आपका एसीटोन जा रहा है, और यहां से क्या जा रहा है भाई, शीतल जल जा रहा है। तो ये जो ठंडा पानी उसके आसपास से जाएगा तो वो उसकी जो गर्माहट है वाष्प की वो ले लेगा, और ये कैसा हो जाएगा भाई, तो यहां से कैसा गया था, वाष्प के रूप में गया था, और यहां पर कैसा मिला, ध्यान से देखिए, वाष्प के रूप में गया था और आसपास का जो ठंडा पानी है उसने गर्माहट ले ली। बात समझ में आ रही है, तो जो गर्माहट उसकी चली गई उससे वो वाष्प में किस में बदल जाएगा भाई, द्रव में बदल जाएगा। तो ये देखिए उसके द्रव के जो इस तरीके से आपको बूंद बूंद करके वो ऐसा गिरता जाएगा। मतलब ये कि यदि आपके पास घुलनशील द्रवों का विलयन है, ठीक है, तो आप कैसे पृथक कर सकते हैं भाई, तो ये रहा तरीका, और इसको हम कहते हैं आसवन विधि। इसको हम क्या कहते हैं, आसवन विधि। ठीक है, तो ये सिंपल सामान्य आसवन विधि है। ऐसी होती है प्रभाजी आसवन। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं आसवन विधि में क्या हुआ। ऐसे जल दोनों का क्वथनांक कैसा है भाई, तो क्वथनांक कैसा है स्टूडेंट्स, भाई अलग अलग है। अब जब क्वथनांक ही अलग अलग है, ठीक है, तो जिसका क्वथनांक कम है वो जल्दी से वाष्प बन जाएगा, जिसका नहीं है वो देर से बनेगा। तो देखिए एसीटोन का कम है, तो एसीटोन का यदि क्वथनांक ही कम है तो जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे और तापमान कितना पहुंचेगा 51 डिग्री सेल्सियस, तो जब तापमान यहां पहुंच गया तो फिर क्या होगा, एसीटोन बन जाएगा वाष्प, और जो आपका जल है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, बड़ा आसान है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से एक समय बाद जल उधर ही रुक जाएगा और पूरा का पूरा जो एसीटोन है जो किसमें परिवर्तित हो गया था, वाष्प में, वो ठंडे पानी के बीच में से होकर जाएगा और किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में, और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, एसीटोन। कहानी समझ में आ रही है, तो ये बहुत ही आसान है ना। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगले टॉपिक में क्या दिया हुआ है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करेंगे आप, है ना। वायु से क्या प्राप्त करनी है भाई, गैसों को प्राप्त करना है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए कहानी बहुत ही सिंपल है। आपका जो वायु है वो एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। मुख्यतः कौन सी पाई जाती है भाई, तो नाइट्रोजन है जो कि सबसे ज्यादा है, लगभग 69-79% के आसपास, है ना। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद आपकी ऑर्गन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा तो खैर बहुत कम है। तो अब क्या होगा कि सभी जो गैसें हैं उनकी अवस्था एक जैसी है, तो गैसीय अवस्था में पृथक्करण तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो हमने फिर जुगाड़ लगाया कि वो जो गैसीय अवस्था है उसको पहले हम द्रवीकृत कर लेते हैं, ठीक है। तो जब गैसीय अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाएगी तो फिर हम क्वथनांक को आधार बनाकर इसका जो शुद्धिकरण है, पृथक्करण है वो कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, वायु लेंगे। अच्छा, अवस्था कौन सी है, तो गैसीय अवस्था है। गैसीय अवस्था में आप क्या बढ़ाएंगे, दाब। जब गैसीय अवस्था में आप बहुत ज्यादा दाब बढ़ा देते हैं तो जो अणु होते हैं और कण होते हैं पदार्थ के वो बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं,
ठीक है, पदार्थ के यदि कण और अणु पास पास में आ जाएंगे तो इससे क्या होगा भाई, उनके बीच का जो अंतर होगा अणुओं के बीच का वो कम हो जाएगा और जो अवस्था है वो कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आपकी जो गैस है वो किस में बदल गई, अब द्रव में बदल गई। क्यों द्रव में बदल रहे हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में पृथक्करण करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए, तो गैसीय अवस्था से आपने संपीड़ित किया, दाब बढ़ाया, वो किस में बदल गई, द्रव में बदल गई। मतलब ये कि अब गैस के अंदर जो भी उसके घटक हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, ठीक है, वो सब, ये सभी जो पूरा आपका मिश्रण है वो किस में भाई, द्रव अवस्था में। ठीक है, अब हम उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जिसका क्या होगा भाई, क्वथनांक कम होगा। जिसका क्वथनांक बहुत कम होगा वो जल्दी से, है ना, जल्दी से क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वो देर से वाष्पीकृत होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो भाई नाइट्रोजन का है। तो यदि हमें वायु से क्या प्राप्त करनी है भाई, ऑक्सीजन प्राप्त करनी है। बात समझ में आ रही है। आपने सुना होगा ऑक्सीमीटर के बारे में, कोरोना के समय पर आपने सुना होगा ऑक्सीमीटर होते हैं छोटे छोटे ऐसे 50-60 हजार रुपए के ऐसे बॉक्स होते हैं, मशीन होती है जिससे ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। बात समझ में आ रही है। तो वो सब में क्या होता है, यही प्रोसेस फॉलो होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो गैस है उसको क्या बनाना है, द्रव बनाना है। वायु को द्रव बना लिया, अब क्या करेंगे, हम उसको प्रभाजी आसवन में गर्म करेंगे। किसमें गर्म करेंगे, प्रभाजी आसवन जो कॉलम है उसमें हम उसको गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। यहां गर्म करने का मतलब जो तापमान है वो बहुत कम है, क्योंकि जितनी गैसें हैं वो द्रव बनती ही माइनस में है। हल्की हल्की आप उसे ऊष्मा देंगे, जिसका कथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो द्रव रूप में बना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग बिंदुओं पर हमें जो गैस है उसका पृथक्करण मिल जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे पास 3 मुख्य रूप से घटक हैं, किसके हैं भाई, वायु में, किसके, तो गैसों के। वो कौन से हैं, तो एक तो ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन का आप क्वथनांक देखिए, -196 है, -196 है, मतलब सबसे पहले ये वाष्पीकृत होगा। अच्छा, थोड़ा और तापमान बढ़ाएंगे एकदम हल्का सा, तो कौन सा होगा, -186 वाला होगा। ठीक है, इतने तापमान में आपको -183 से कम रखना है, क्योंकि यदि आपने -183 किया तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो भी वाष्पीकृत हो जाएगी। तो आपको सिर्फ तापमान कहां तक लेकर जाना है, -186 तक। यहां पर नोट कर लें, आपको लेकर जाना है -186 तक। -186 में आप आपकी जो ऑर्गन गैस है और जो नाइट्रोजन गैस है इसको कैसा कर देंगे भाई, बाहर कर देंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों इस तापमान पर कौन सी अवस्था में आ जाएंगी, गैसीय अवस्था में, और आपकी जो ऑक्सीजन है अभी भी वो द्रव अवस्था में रहेगी। कहानी समझ में आ गई। तो ये फ्लो चार्ट था, है ना। अब इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन प्राप्त करना है हमें, तो लिखा हुआ है कि भाई वायु से कौन सी गैस, तो अब बात हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की, है ना। मतलब वो जो हमने बात कही थी प्रभाजी आसवन की, वो यहां पर बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या किया गया भाई, आपने यहां से जो है वायु को अंदर डाला, किसमें से डाला, फिल्टर में से डाला। ठीक, और एयर जो थी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में आपने रखा। अब जो एयर है वो कैसी है, जो वायु है आपकी वो कैसी है, तो ये गर्म वायु है। ये कैसी है, गर्म वायु है। बात समझ में आ रही है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मुझे द्रवीकरण करना है, मुझे वायु का द्रवीकरण करना है, तो ये इनिशियल स्टेज है। ठीक है, तो अब देखिए गर्म वायु है। अब क्या किया गया, देखिए यहां से आपने बहुत ठंडा पानी डाला, यहां से आपने बहुत ज्यादा ठंडा पानी डाला। वो पानी जो है वो पाइप में से ऐसा होते हुए आगे बढ़ रहा है और यहां से बाहर चला गया। तो इसने क्या किया, इसकी जो ऊष्मा है उसको ले लिया और अपना तापमान जो है वो ठंडे से कैसा हो गया भाई, गर्म हो गया। ये बाहर है, तो ये कैसा पानी था, तो यहां से गया था कैसा पानी, तो भाई ठंडा पानी, और यहां से कैसा निकला, तो आप तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो कंपैरेटिवली वो गर्म पानी आपको बाहर निकला। मतलब ये कि जो एक हॉट एयर है इसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी भाई, तो किसको दे दी, बहुत ठंडे पानी को, चिल्ड वाटर को। तो अब ये कैसी हो गई, हॉट से कैसी हो गई, कोल्ड हो गई। कंफ्यूज ना हो, जिसने ऊष्मा दी है वो ठंडी हो जाएगी, जिसने ऊष्मा ली है वो गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये कैसी हो गई, कोल्ड हो गई। अब कंप्रेस्ड है, मतलब आप दाब बढ़ा रहे हो। दाब बढ़ाने के कारण क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, दाब बढ़ाने के कारण क्या होगा, यहां पर वो किस में परिवर्तित हो जाएगी भाई, तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां क्या मिली आपको, द्रव।
कहानी समझ में आ गई? किस में परिवर्तित हो गई? द्रव में परिवर्तित हो गई। अब इसको हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। द्रव में परिवर्तित हो गई, अब क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन कॉलम में भेजेंगे उसको, मतलब गर्म करना स्टार्ट करेंगे। गर्म मतलब एकदम धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए। ठीक, तो इस वाले पार्ट को यहां से हटा देते हैं, जस्ट फॉर अ मोमेंट, ये हटा दिया गया। ठीक, अब क्या हो रहा है? अच्छा, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो बाहर ही हो गई ड्राई आइस के रूप में, यानी कि शुष्क पर बन के वो तो बाहर ही हो गई। अब लिक्विड एयर यहां से जा रही है कैसी जा रही है? तो ये यहां से आपका जा रहा है द्रव। ठीक है, अब द्रव जा रहा है मतलब तापमान बहुत कम है। अब ये जो है ये आपका है प्रभाजी, ठीक है, आसवन, प्रभाजी आसवन वाला कॉलम, प्रभाजी आसवन वाला कॉलम। बात समझ में आ गई? अब प्रभाजी आसवन वाले कॉलम में क्या होगा भाई? तापमान हल्का हल्का बढ़ाओगे। कौन से तापमान को याद रखना है? याद करो, याद करो, याद करो। कितना? -186। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या हुआ भाई? -196 जब हुआ तो कौन आउट? नाइट्रोजन अब बाहर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर वो क्वथनांक बिंदु प्राप्त कर लेती है, बाहर हो जाती है। अब वो -186, तापमान बढ़ रहा है। ध्यान से देखें, आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो। ठीक है, इसमें कौन बाहर हुई? तो भैया आपकी आर्गन जो है वो बाहर हो गई। मतलब आपने नाइट्रोजन को बाहर कर दिया, आर्गन को बाहर कर दिया। अब सिर्फ क्या बची? नाइट्रोजन बाहर, आर्गन बाहर, सिर्फ क्या बची? आपकी बच रही है लिक्विड ऑक्सीजन। मिल गई आपको यहां पर। कहानी समझ में आई? तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। करना क्या है? आपकी जो वायु है उसमें सभी जो गैसें हैं उनकी अवस्था एक समान है, इसलिए आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको वायु को जो है संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदलना पड़ेगा। बट उसके पहले कुछ एक और चीज है जिसको यहां पर दिखाया गया है। जब वो द्रव अवस्था में आ जाएगी, मतलब कि यहां पर, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका प्रभाजी आसवन करेंगे। तो उससे क्या होगा? प्रभाजी आसवन से क्या होगा कि जैसे जब तापमान कितना रहेगा? 196, तो नाइट्रोजन बाहर, फिर तापमान और बढ़ाया, कितना हुआ? 186। अब ऑर्गन बाहर, अब सिर्फ क्या बचा? अब सिर्फ ऑक्सीजन बचा। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वैसे ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ बनकर बाहर निकल गई है। बात समझ में आ रही है? तो हमें सिर्फ क्या मिला? लिक्विड ऑक्सीजन। मतलब ये कि ये जो पृथक्करण की विधि है, इससे हमने वायु से जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल लिया। कहानी समझ में आ रही? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। चलिए, तो वायु से गैस को प्राप्त हमने कर लिया, ये पृथक्करण की एक विधि थी। ठीक, अगली तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स। क्योंकि आप पहली बार इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई डायग्राम देख रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट है तो। क्लियर? हम सारे डाउट्स को कलेक्ट करेंगे और एक डाउट वीडियो जो है वो भी बनाएंगे। मतलब ये कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की जो कमी है वो नहीं रहने देंगे हम। बात समझ में आ गई? चलिए अब आएगा मजा। भाई अब बात हो रही क्रिस्टलीकरण की। किसकी बात हो रही है? क्रिस्टलीकरण की। तो आपने देखा होगा, आपने अलग अलग खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जिसमें आप जानते होंगे कि जो समंदर का पानी होता है, खारे पानी की जो झील होती है, उसका जो पानी होता है उसको जमा करते हैं सॉरी, फिर उसमें जल का वाष्पीकरण हो जाता है और जो नमक होता है, ठीक है, वो नीचे रह जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो ऐसी ही जो चीज होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। तो क्रिस्टलीकरण में दो चीजों का एग्जांपल याद रखिएगा भाई। किसका? एक तो कॉपर सल्फेट प्राप्त करना, CuSO4 की बात हो रही है। किससे? अशुद्ध नमूने से। नमूने का मतलब क्या है भाई? तो एक ऐसा विलयन, ठीक है, जो कि कैसा था? अशुद्ध था। उसमें से हम क्या निकालेंगे? कॉपर सल्फेट। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। डिब्बा लीजिए, थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए CuSO4। अब जो कॉपर सल्फेट है ना वो नीला होता है, इसलिए मैं इसको बनाऊंगा अभी उसी कलर से। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे CuSO4। कैसा होता है भाई? नीला होता है। डाल दिया कॉपर सल्फेट, थोड़ा सा जो है इसमें जल डाल दीजिए। चलिए, जल डाल दिया तो भाई एक विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। अब इसको ना धीरे धीरे एक दिन के लिए आप वाष्पीकृत होने दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जो जल है, देखो देखो ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट ये जो मिला है ना आपको, ये कैसा था? अशुद्ध था। कैसा था भाई? ये अशुद्ध था। बात समझ में आ रही है? कॉपर सल्फेट कैसा था? अशुद्ध था। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी अशुद्ध चीज है उसका क्रिस्टल बनाना। कैसा क्रिस्टल बनाना? शुद्ध क्रिस्टल बनाना। ठीक, तो क्या किया गया? कॉपर सल्फेट लिया गया जो कि कैसा था भाई? अशुद्ध था। ठीक, अब इस कॉपर सल्फेट को में क्या मिला दिया आपने? तो भाई जल मिला दिया सॉरी,
कॉपर सल्फेट में कौन सी चीज मिला दी? जल मिला दिया, और ऊपर से ना एक फिल्टर पेपर से आपने इसको बढ़िया तरीके से ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका जो एकदम धीमा वाष्पीकरण होगा उसमें क्या होगा कि जो जल होगा, इसमें जो जल होगा वो उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। अब जो कॉपर सल्फेट मिलेगा ना वो कंपैरेटिवली कैसा मिलेगा? शुद्ध मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा भाई? तो वो मिलेगा आपको क्रिस्टल के रूप में। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? तो क्रिस्टलाइजेशन जो है उससे आप किसको शुद्ध करते हो भाई? तो कॉपर सल्फेट को करते हो। क्रिस्टलाइजेशन जो होगा, क्रिस्टलीकरण जो होगा, राइट, उससे आप किसे शुद्ध करोगे? तो कॉपर सल्फेट को करोगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, वाष्पीकरण जो है वो थोड़ी अलग चीज है। क्रिस्टलीकरण में अभी भी जो आपको कॉपर सल्फेट मिला है वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है, बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है, तुलनात्मक तरीके से शुद्ध है। क्या करेंगे फिर? उसको अपन हल्का सा गर्म कर देंगे तो उसके अंदर की जो इंप्यूरिटीज हैं, बात समझ में आ रही है, वो उसकी तलहटी में जाकर बैठ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो फिर आपको जो कॉपर सल्फेट मिलेगा वो एकदम शुद्ध मिलेगा। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद किसकी बात हो रही है? नमक कैसे बनता है? नमक कैसे बनता है? एक सिंपल सा सवाल है। तो देखिए, नदियां जो नदी होती हैं वो अपने साथ बहुत सारी गंदगी, वो दुनिया के लिए गंदगी है, बट केमिस्ट्री के लिए वो क्या है? वो सॉल्ट है। केमिस्ट्री के लिए वो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो है उसका खजाना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि जब एक जगह पर जाकर समंदर में से मिल जाती है तो समंदर का जो पानी है, ठीक है, वो पहले से ही खारा था, वो और खारा हो जाता है। क्लियर हो गया? तो उसमें सॉल्ट है, उसमें नमक तो है, पर कैसा है भाई? घुला हुआ है। तो हम क्या करते हैं? हम यहां पर समंदर का पानी जो है उसे भर देते हैं। ये लो, भर दिया। अब आपने जो है ऐसे ऐसे बॉक्स बना दिए, आपने भर दिया। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है, गुजरात के पास में जो आपका नमक है ना उसका निर्माण होता है, तो वो इतना बड़ा पार्ट है, वो इतना बड़ा एरिया है कि आप यदि इसको गूगल मैप पर देखेंगे, आप उसको थोड़ा सा इंडिया पर जब जूम करेंगे, कच्छ की खाड़ी के पास में आप उसको थोड़ा सा जूम करेंगे ना, ठीक है, तो कोई चीज दिखे या ना दिखे, आपको वो जो सॉल्ट बनाने वाला प्लांट है ना स्टूडेंट्स, वो पक्का वहां से दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत बड़ा ऐसा प्लांट है जहां पर नमक बनाया जाता है। क्लियर? काम की बात पर आते हैं। चलिए, तो क्या किया गया भाई? पूरा पैक कर दिया गया, पूरा का पूरा जो है वो पैक कर दिया गया। किसको? खारे पानी को। तो कैसा पानी है ये? खारा पानी है। कहां से लिया गया? तो भाई समुद्र से लिया गया। बात समझ में आ रही है? समुद्र के खारे पानी को इस जगह पर जमा कर दिया गया। अब इसमें होगा धीमा वाष्पीकरण, और जो जल वाष्प है, जल है, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। अब क्या बचेगा भाई? आपके पास बचेगा NaCl और साथ में थोड़ी सी अशुद्धियां। क्या बचेंगी? NaCl बचेगा और साथ में थोड़ी सी क्या मिलेंगी? अशुद्धियां। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी क्रिस्टलीकरण ही है, पर हम क्या करते हैं फिर? वो जो अशुद्धियां इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें कुछ अशुद्धि जो है वो चीनी के रूप में है, शक्कर के रूप में, तो वो पिघल कर बैठ जाएगी तलहटी में, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? शुद्ध NaCl मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव का ऐसा विलयन जिसका वाष्पीकरण जब होता है तो आपको जो ठोस है वो लगभग शुद्ध मात्रा में मिलता है, उसी को आप क्या कहते हैं? दैट इज क्रिस्टलीकरण। कहानी समझ में आ गई? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो क्रिस्टलीकरण देख लिया। अब देखो, हमने अलग अलग मिश्रण में से जो अलग अलग पदार्थ हैं उनका क्या किया भाई? शुद्धिकरण किया या फिर आपका पृथक्करण किया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो जल है भाई उसका पृथक्करण किस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है? तो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। अब देखते हैं जल का शुद्धिकरण जो है वो किस तरीके से किया जाता है ना? तो ध्यान से देखिएगा भाई, जल भंडार यानी कि ये आपने ले लिया। अब किसी भी आप शहर में रहते हैं तो वहां पर जो भी जल का भंडार है, जैसे यदि आप भोपाल की बात करेंगे तो यहां पर जो बड़ी वाली झील है वो जल का भंडार है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या होगा? जल के भंडार से आपने पानी लिया। अब ये पानी तो साफ नहीं है, बिल्कुल भी पीने योग्य तो नहीं है, तो क्या करेंगे? ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए हम तलहट टैंक लेंगे। इसमें जो रेत है, बाजरी है, जो भी ठोस चीजें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। अच्छा, निलंबित अशुद्धियों के लिए क्या लेंगे भाई? तो लोडिंग टैंक लेंगे। इसमें जो और दूसरे प्रकार की अशुद्धियां हैं, जैसे पत्तियां हो गई, और कैसे निलंबित अशुद्धियां हो गई, मतलब कि आप कह सकते हैं भाई ऐसे कण जो थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, उनको यहां पर सेटल कर देंगे। इसके बाद क्या होगा? ये फिल्ट्रेशन टैंक है, छानक टैंक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जल रहेगा, बारीक बालू, कंकड़, मोटे कंकड़। आप याद करो,
कक्षा 7 में, कक्षा 8 में हम लोग एक मटका लिया करते थे, उसके ऊपर एक और रखते थे, उसके ऊपर एक और रखते थे, उसके ऊपर एक और रखते थे, ऐसा रखते जाते थे। 3-4 मटकों को एक के ऊपर एक रखते थे, एक में कोयला डालते थे, एक में रेत डालते थे, एक में बजरी डालते थे। कहानी समझ में आ रही है? और सबसे ऊपर हम गंदा पानी डालते थे और नीचे से मिलने वाला जो पानी है वो हमें लगभग शुद्ध मिलता था। कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखो भाई, मटका बनाना पड़ेगा, पर मटका कैसे बनाएंगे? तो ठीक है, बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। चलो देखो कैसे बनाएंगे मटका। अच्छा, पहला मटका तो बन गया, अरे वाह, सही ड्राइंग है मेरी। दूसरा मटका बन जा भाई, अरे बन जा भाई, बन जा। हाँ बन गया, ठीक है, चलेगा। ये क्या बन गया? अरे तो बना ही नहीं सही, बन जा यार। चलो एक मटका और बन गया और एक मटका और बन गया। अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जो है 3 ही मटके के डायग्राम रट कर आए थे इसलिए बन ही नहीं रहा सर से। नहीं बेटा बन गया, देखो ध्यान से देखो। तो यहां पर आप याद करिए, यहां पर हम क्या डालते थे, ऐसे जो है कंकड़ पत्थर डाला करते थे। फिर उसके बाद आप याद करिए, यहां पर हम कोयला डाला करते थे। ये पुरानी वाली बात है ना। तो ये जो है एक जनरल तरीका है जिससे पानी शुद्ध तो होगा पर उतना नहीं होगा। और यहां पर आपको जो पानी मिलता था वो लगभग आपको कैसा मिलता था भाई? शुद्ध मिलता था। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? देखो बहुत सिंपल है, ये सब हमने पढ़ा है भाई। छोटी कक्षाओं में मटके को जब भी आप याद करते हैं तो 2 ही तो चीजें फेमस हैं। एक वो कहानी जिसमें जो प्यासा कौआ है, बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात ये मटके वाली बात, जिसमें आप यहां से जो है अशुद्ध पानी डालते हैं, है ना? आप यहां से क्या डालते हैं भाई? अशुद्ध जल डालते हैं, और यहां पर आपको तुलनात्मक तरीके से शुद्ध मिलता है। ऐसा नहीं कि आप उसको पी लेंगे, ऐसा नहीं है। फिल्ट्रेशन तो हुआ, फिल्टर तो हुआ, पर उतना शुद्ध जल जो है वो आपको नहीं मिला। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज दी हुई है ना स्टूडेंट्स, इसी का जो औद्योगिक तरीका है, जो इसका इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है, जो एक्चुअली किया जाता है वो यहां पर दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे, वहां पर भी 3 मटके ऊपर वाले, यहां पर भी ये 3, बट ये तरीका प्रॉपर है। बात समझ में आ रही है? तो जो उधर पे बना हुआ है, जो आपने पढ़ा था, उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखो जल आपका जो है ना वो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गया, पर उसके अंदर बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीव होंगे, यानी कि बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो जो बैक्टीरिया मारने के लिए क्या करते हैं? क्लोरीनीकरण करते हैं। तो आपने सुना होगा कि हम कभी कभी क्या करते हैं, जो पानी की टंकी होती है ना उसके अंदर क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं उस पर्टिकुलर डे पर, ठीक है? जब क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है तो जो जल है, जो पानी हमारे घरों पर आता है, उसका स्वाद बदल जाता है, क्लोरीन वाला पानी जो रहता है। या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, देखा होगा आपने। तो क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर जब आप डालते हैं पानी की टंकियों में या फिर कुएं में, तो वो किस लिए होती है भाई? बैक्टीरिया मारने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए उस दिन आप देखना 2-3 दिन तक जो उसका पानी रहता है उसका अजीब सा स्वाद आता है। स्वाद भले ही अजीब सा आता है, पर जो जल है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया है ना वो मर जाते हैं। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तो अब ये जो पानी आपको मिला, आप इस पानी को आराम से पी सकते हैं, ठीक है? आप इसमें थोड़ा सा जलजीरा डाल दीजिए, पानी पूरी मसाला डाल दीजिए, पानी पूरी खाने के भी काम आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही? तो वो जो जल मिला कैसा था भाई? शुद्ध था। ये जो डल आपने डाला था ये कैसा था? तो ये था शुद्ध। ये कैसा था भाई? अशुद्ध था, ठीक? और ये जो मिला ये कैसा है भाई? ये वाला ना, हाँ, ये प्रॉपर तरीका है। ये जो हमने देखा ये प्रॉपर तरीका है। बात समझ में आ रही है? वो जो उधर बना हुआ है ना वो छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई? जल का शुद्धिकरण करेंगे। कहानी समझ में आ गई? अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, क्या उनके भौतिक और रासायनिक जो हैं परिवर्तन वो किस तरीके से होते हैं? तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपके पास यदि बर्फ है, आप यदि इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो जो बर्फ है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगी। वापस से आप यदि इसको ठंडा करेंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो वापस से वो द्रव अवस्था से किस में चली जाएगी? ठोस अवस्था में चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि आपका जो H2O है, बर्फ है ना? तो बर्फ पानी में परिवर्तित हो रहा है और पानी जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप वापस से वही चीज बना सकते हो, जो आपका उत्पाद था वही अभिकारक बन सकता है और जो अभिकारक है वो उत्पाद बन सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस प्रोसेस में आपके जो रसायन है, ठीक है, जो भी आपका पदार्थ है वो वापस से वैसा ही हो सकता है जैसा वो पहले था। मतलब ये कि ये होते हैं हमारे फिजिकल चेंज, यानी कि क्या कहेंगे आप? तो भी आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किस में हो सकता है? ये देखो, आइसक्रीम का पिघलना।
वापस से जम जाएगी ये। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से क्या होगा भाई, ये देखो है ना, श्रेडिंग होगी। या फिर आप किसकी बात करोगे, बॉइलिंग की बात करोगे। पानी लिया, गर्म किया, वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा किया, फिर पानी भर गया। मतलब ये कि जो आपका पदार्थ है उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया। बात समझ में आ रही है? उसके सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन आया, मतलब उसके रासायनिक फॉर्मूले में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इस तरफ किसके लिए दिया हुआ है भाई, तो इस तरफ दिया हुआ है भौतिक के लिए। हम इस डायग्राम को हिंदी में भी देख सकते थे, बट हिंदी में हमें इतना इफेक्टिव जो है वो मिला ही नहीं, इसमें बड़े अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और यहां पर क्या होगा भाई, तो रासायनिक होगा। यहां पर जो है ये क्या होगा, रासायनिक होगा। उस तरफ क्या है भाई, भौतिक होगा। तो भौतिक में आपका जो भी पदार्थ है ना, उसका जो सूत्र रहता है, कौन सा भाई, अणु सूत्र। तो जो अणु सूत्र रहेगा और द्रव्यमान रहेगा ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब ये कि अभी भी ये H2O है, बॉइलिंग में ये H2O है, और वाष्प बनने के बाद भी ये H2O ही है। तो किस प्रकार का परिवर्तन है भाई, तो भौतिक परिवर्तन है। अच्छा ध्यान से देखिए, चॉपिंग, ठीक है, उसमें वो जो परिवर्तन आएगा वो कैसा आएगा, भौतिक परिवर्तन आएगा। मतलब उसके अंदरूनी जो संरचना है पदार्थ की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, यानी कि केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखो क्या होगा, इस समय पर ना केमिकल रिएक्शन होती है और आप इसको वापस लेकर नहीं आ सकते। मतलब जो लकड़ी जल गई वो जल गई। अब ये नहीं बोल सकते कि अब सर कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, जल वाष्प, राख, इसको मैं मिलाकर वापस से लकड़ी बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब रासायनिक परिवर्तन में जो हो गया वो हो गया। जैसे कि ये देखो, आपकी जो ये फल है ये कैसा हो गया भाई, रॉट हो गया, ये रॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये खराब हो गया। अब ये दोबारा जो है ये सही नहीं हो सकता। इसी तरीके से लोहे पे जंग लग गया, रस्टिंग हो गई। ये क्या है भाई, ये दहन है। जो चीज जल गई वो जल गई, वो वापस नहीं आ सकती। उसी तरीके से देखो, रस्टिंग यानी कि जंग लगना। तो जंग लग गया एक बार तो लग गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता। मतलब वो रिएक्शन एक बार हो गई तो हो गई, उसके अंदरूनी जो संरचना है वो बदल गई। बात समझ में आ रही है? जैसे डाइजेशन है, भोजन का एक बार डाइजेशन हो गया तो हो गया, खाया पिया निकल गया। बात समझ में आ रही है? अब उसका रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये जो है ये आपकी केमिकल चेंजेस है, उधर वाले जो है वो फिजिकल चेंजेस है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है ना। लकड़ी को आप यदि काट देंगे तो वो काटने के बाद जो चीज मिलेगी वो लकड़ी ही रहेगी, बस उसका आयतन जो है वो कम हो जाएगा, पर उसके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो जो आपके भौतिक परिवर्तन है उसमें रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं आता पदार्थ के, पर रासायनिक परिवर्तन में वो जो चीज, वो रिएक्शन एक बार जो हो गई वो हो गई। एक बार आपने तैयारी कर ली तो कर ली। कैसे करोगे, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आकर तैयारी कर ली तो कर ली, पर अच्छे से करनी है अपने को। ठीक है, उसके बाद कोई भी एग्जाम जो है वो आपको डरा नहीं सकती। स्टूडेंट्स, कहानी समझ में आ रही है? तो बस यही है, ध्यान से देखिए। तो ये था भाई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर, है ना। थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये जो चैप्टर था हमारा, कौन सा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं, इसमें हमने पृथक्करण वाला जो भाग है वो देखा। इसके पहले हमने जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या नहीं है उसके बारे में एक परिचय देखा था। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि बहुत सारी वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती है प्रॉपर्ली, हालांकि वो बनी हुई है बहुत इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। पर यदि आपके दिमाग में कभी भी कोई सवाल आता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस बोर्ड का पढ़ना है, इस माध्यम का पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले गूगल पर जाएं और आप ये सर्च करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, या मैग्नेट ब्रेन्स करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं आपके हाथ लगता है एक बहुत बड़ा खजाना। बात समझ में आ रही है? जिसके लिए आपको किसी भी पैकेज को खरीदने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं इस खजाने में कौन सी चीज है। तो खजाने को एक्सेस करने के लिए, यानी उसके पास पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा क्लिक करना है। कहां करना है, ध्यान से देखिए। तो भाई रजिस्टर फॉर फ्री पर करना है। जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया आपके सामने आता है खजाना, जिस खजाने में सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। मतलब ये नहीं होगा कि एक दो चैप्टर जो हैं वो फ्री रहेंगे और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो उसके लिए आपसे कोई अमाउंट या कोई फी या कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो बिल्कुल फ्री है। तो खजाने पर जैसे ही आपने क्लिक किया आपको मिलता है खजाने का एक्सेस, यानी कि आप पहुंच जाते हैं कुछ यहां पर। जैसे आप यहां पहुंचते हैं तो आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जो टीम है, ठीक है, वो आपके सामने होती है। और पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स कि आपका मीडियम कौन सा है,
आपका विषय कौन सा है, आपकी क्लास कौन सी, आपका राज्य कौन सा है, आपका बोर्ड कौन सा है। यदि आप विज्ञान, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। क्या कहानी समझ में आ गई। अब मानकर चलते हैं कि भैया आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है, आपको इंजीनियर बनना है बाद में, तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और यदि आपको रसायन विज्ञान भी पढ़ना हो तो हो सकता है आपको जो है अब क्या करना है भाई, केमिस्ट्री पढ़नी है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, तो आप यहां क्लिक करेंगे ना। जैसे ही आपने क्लिक किया, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई भी पैकेज जो है उसे खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी जो टीम है वो पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना रही है। बात समझ में आई। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने होगा पूरा का पूरा रसायन विज्ञान। कहानी समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, तो देखते हैं इस रसायन विज्ञान में हम कौन सी चीजों को कवर करते हैं। तो भाई कोई भी चैप्टर जो है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसके टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके अंदर आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज है ना, ये आपको अवेलेबल होगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब पर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने फिर खजाने में एक छोटा सा क्लिक किया। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस टॉपिक वाइज है ना, एमसीक्यू वाइज, मतलब जो भी पैटर्न है, जो भी तरीका है, इन सारे तरीकों से वो सारी जो चीजें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये सारी चीजें। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं, फिर आपको मिलता है आपका जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू। बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं कि आप कक्षा 10 में है, ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है, तो वहां पर हमने क्या किया है, आपके सारे जो चैप्टर्स है ना उसको 1 बाय 1 कवर किया है। इसी तरीके से कक्षा 9 के लिए भी किया हुआ है। तो बात समझ में आ रही है। मतलब ये कि आपका कोई भी बोर्ड है, कोई भी स्टेट है, और कोई भी मीडियम है, और कोई भी विषय है, और कोई भी टॉपिक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो अगली वाली जो क्लास होगी उसमें इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस बात को। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच।